once again a warm welcome to my dear students. बच्चों, if you remember, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3, 4 और आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे 5th वन. चैप्टर नंबर 3 याद है क्या है आपको? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, यस और नो. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन. जब हम ये डिस्कस करेंगे तो जैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, उसकी वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, इफ़ यू रिमेंबर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ी बहुत रिवीजन करवा देता हूँ. आप लोग को याद होगा तो हमने डिस्कस किया था वेक्टर आर, वेक्टर वी, वेक्टर ए, यस और नो. व्हाट डज दिस ऑल इंडिकेट्स? ऑल दिस इंडिकेट्स इट्स फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू विच वैल्यू? पोजिशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. मतलब टिल चैप्टर नंबर 4 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था. क्या पढ़ा था हमने मोशन ही पढ़ा था. बट मोशन इज कंक्लूडेड इन 2 मेजर ब्रांच एज वी हैव मेंशन. फर्स्ट इज व्हाट? काइनेमेटिक एंड अनदर इज व्हाट? डायनामिक. नाउ इफ़ यू रिमेंबर हमने उसमें ये केस कंसिडर किया था. काइनेमेटिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट कॉस. तो हमने वहाँ पे सिर्फ पोजिशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा. बट व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ मोशन कंसिडरिंग इट कॉस. मतलब हम उसका कॉस को भी कंसिडरेशन में लेंगे. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, एग्जैक्टली किस वजह से मूव कर रहा है. सबको पता है स्टैंडर्ड 9th में हम लोग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस विथ किसकी वजह से मूव कर रहा है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इन माई माइंड इज नथिंग अदर देन व्हाट? फोर्स. क्या आता है हमारे दिमाग में? फोर्स आता है. क्या आता है? फोर्स. इज दैट क्लियर और नॉट? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन कि जब हम डिस्कस करते हैं कोई भी चैप्टर तो उससे रिलेटेड पहले हम इज दैट क्लियर उसकी फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं. तो नो डाउट आप यहाँ पे आज जो डिस्कस करोगे वो फोर्स डिस्कस करोगे, इनर्शिया डिस्कस करोगे. एंड एज एवरीबडी नो इज दैट क्लियर, न्यूटन इज नथिंग अदर देन डैश फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. इज दैट क्लियर? अभी आप बोलोगे सर प्रिसाइसली अपनी क्लासिकल फिजिक्स क्यों कहा? तो उसका रीजन है बका कि फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आज के डेट में, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स का फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन. एंड मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है? एवरीबडी नो, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन. यस और नो? नाउ न्यूटन ने, जैसे हमने मेंशन किया कि न्यूटन के सर पे क्या गिरा, एज यू नो कि न्यूटन के सर पे एवरीबडी नो कि न्यूटन के सर पे क्या गिरा. yes or no, whether it was apple or not, the person is that clear, something extraordinary, thought something extraordinary. Is that clear? Extraordinary mind always thinks extraordinary. उसने ये सोचा कि अगर एप्पल डिटैच्ड हुआ फ्रॉम द वॉट ब्रांच, तो why it does not move in upward direction, why it does not move in the horizontal direction, but why it always the object move in which direction? Downward direction, that to what? Center of the earth. Is that clear or not? यही चीज़ तो बहुत अच्छी होती है, is that clear, महान लोगों की, कि वो कॉमन पर्सन से कुछ अलग सोचते हैं. is that clear? है तो कॉमन पर्सन के बीच में ही रहने वाले, बट ऑलवेज अ पर्सन एग्जैक्टली जिसका विजन, जिसका थिंकिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं, जिसको हमेशा ह्यूमन मैनकाइंड हमेशा याद रखती है. इज दैट क्लियर? तो शायद उसमें से आप भी हो सकते हो. यस और नो? उसमें क्या हो सकते हो? आप भी हो सकते हो. तो प्लीज़ ट्राई अ लॉट. बट हमेशा मैं कहता हूँ लिटिल नॉलेज इज़ टू डेंजरस. सोचो, समझो और बाद में एक्ट करो. उन्होंने भी यही किया था. इज़ दैट क्लियर? उन्होंने उनके स्कूल्स पढ़ाई कंप्लीट की, कॉलेजेस में थे, उस टाइम महामारी थी, उस टाइम वो घर पे आए थे, तब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने कुछ सॉल्व किया आफ्टर सो मैनी ईयर्स. तो फिर बट ऑब्वियस आप उनकी लाइफ साइकिल रीड कर सकते हो.
कहीं ना कहीं आपको गूगल बाबा के पास मिल जाएगा, देखना। ही वॉज वन ऑफ द एक्सेलेंट, इज दैट क्लियर, पर्सन। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ही फर्स्ट टाइम मोशन को डिस्क्राइब किया था, उसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इज दैट क्लियर। गैलीलियो थे, वो भी महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी मोशन को लेके डिस्क्राइब किया हुआ था। आप थियोरेटिकल पार्ट में देखोगे तो यू विल बी गेटिंग मोर ऑफ द आइडिया रिगार्डिंग व्हाट गैलीलियो, एरिस्टोटल्स, इज दैट क्लियर। तो वो सब भी साइंटिस्ट थे। बट बोलते हैं ना कि एक सिंपल सा इसका एक एग्जांपल डे टू डे लाइफ से देता हूँ मैं। आज हम लोग सब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इज दैट क्लियर। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले एंड्रॉयड सपोज 5 था या 6 था। आज एंड्रॉयड कंप्लीट रिप्लेस नहीं हो चुका है। वो एंड्रॉयड में हमने क्या किया है, अपडेट वर्जन दिया है। आज हम लोग एंड्रॉयड 10 यूज़ कर रहे हैं। iOS की बात करूँ तो iOS 13 पॉइंट समवॉट 5-6 या 13.6 यूज़ कर रहे हैं। बट वेदर इनिशियली इट वॉज दैट, नहीं। हम डे बाय डे इस दैट क्या करते हैं, अपडेट करते। क्या करते हैं, हम अपने आप को अपडेट करते हैं। वही सेम थिंग यहाँ पे हुआ। एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन एंड सो मैनी, is that clear, so many scientists is that have given their contribution. Thousands and thousands of scientists which are till unknown also, is that clear, उन्होंने भी उनका contribution दिया है। but somewhere that उन्होंने कुछ reasonable experiments किए, theory दी, उसके साथ में match किया and ultimately we concluded or he or she concluded the laws, is that clear or not, जो nature के साथ में perfectly fit होता है। अभी यहाँ पे बैक टू दिस पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि लॉज ऑफ मोशन में हम पहले ही काइनेमेटिक्स में ये सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, फोर्स। जब फोर्स की बात करूँ तो 2 टाइप के फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब सबको पता है कि अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको मैंने पुश दिया, इज दैट फिजिकली क्या दिया उसको मैंने, पुश, तो वेदर इट विल मूव और नॉट, आंसर इज यस। तो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, उसको पुश किया तो इट मूव। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, इज दैट क्लियर, उसके अगेंस्ट में मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वेदर इट विल स्टॉप और नॉट, आंसर इज वेरी ट्रू, क्लियर और नॉट। दूसरा, तो ये कौन से टाइप का फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। अभी मेरे पास एक नीडल है और यहाँ पे एक मैग्नेट है। वेदर दिस नीडल विल गेट अट्रैक्टेड, अच्छा, वेदर ये नीडल और ये मैग्नेट के बीच में कहीं पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स है तो आंसर इज नो, देयर इज अ व्हाट, फील्ड फोर्स, देयर इज अ व्हाट, फील्ड फोर्स। वैसे एप्पल के न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा, इज दैट क्लियर। कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंको तो कहाँ पे आती है, नीचे आती है, तो कोई उसको खींच नहीं रहा है। वैसे टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। तो उसमें से एवरीबडी नो कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ अ फील्ड, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आता है वो कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, एंड तीसरा विल बी नथिंग अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो टोटल कितने टाइप की फील्ड्स आपके दिमाग में आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हेन वी डिस्कस विद कॉन्टैक्ट फोर्स, तो मैंने बता दिया आपको कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होता है व्हेन यू कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्लियर और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी। नाउ फोर्स के बारे में हमने बता दिया। अभी आपको ये समझना होगा, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इतनी ज़रूरत नहीं है हमें उतने डेप्थ में जाने की। जैसे जैसे आगे टॉपिक्स डिस्कस करूँगा तो वी विल एंटर इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अभी यहाँ पे बैक टू दिस पॉइंट, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इनर्शिया। ओके, नाउ व्हेन वी डिस्कस विथ इनर्शिया, अ बॉडी डज नॉट and cannot change by its own in a steady state or a state of uniform motion. Try to understand what is the meaning of inertia. Inertia को लेके confusion होता है हमेशा। A body does not change of its own, मतलब body खुद अपना state change नहीं करता है। मतलब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, a book lying on a table, कोई भी चीज़, या कंप्यूटर lying on a table, वो उसका स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकता है। या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वंस अगेन वो उसका स्टेट चेंज नहीं कर सकता है। अभी आप बोलोगे सर क्यों नहीं चेंज कर सकता है, तो आप तुरंत मेरे को एक एग्जांपल दोगे कि सर एक काम करो ना सर, साइकिलिंग करते हैं हम, अभी साइकिलिंग करते तो हम पेडलिंग करेंगे, थोड़ी देर के बाद में सर हम पेडलिंग बंद कर देते, मतलब फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते, ऑटोमेटिक द साइकिल कम्स टू रेस्ट। वेरी ट्रू और फॉल्स, तो आंसर इज यस।
तो सर देखो वहां पे तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक कहां पे हुआ, फ्रॉम द मोशन टू रेस्ट पे आया, तो मैं बोलूंगा नहीं। इज दैट क्लियर? यहां पे हमारा एक अंडरस्टैंडिंग गलत है। ये अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप पेडलिंग करते हो साइकिल का जो टायर है इज इन कॉन्टैक्ट विद द रोड, एंड रोड क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शनल फोर्स विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इसके वजह से जब आप पेडलिंग करना बंद कर देते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि आपने पेडलिंग बंद कर दी है। Got it or not? And ultimately a time will come when that frictional force is that will stop that vehicle or stop that bicycle. Okay, तो वो खुद स्टॉप नहीं हुआ है, उसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन अप्लाइड। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूं। इफ यू रिमेंबर, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, मार्शियन देखी होगी, टिकटॉक देखी होगी, तेलुगु या मलयालम में है शायद, वो मूवी आप देखो, वहां पे स्पेस के बारे में बताया गया है। ओके, अभी स्पेस में बताया गया है, तो स्पेस में आप स्पेस शटल में जाते हो तो वहाँ पर उन लोग ने क्लियर कट दिया है कि जब भी कोई भी एस्ट्रोनॉट उसके स्पेस शटल से बाहर निकलता है तो ही कैरीज अ बैग। इज दैट क्लियर? और उसको कहीं पे जाना है तो वो क्या करता है? अगर वो ऊपर चले जाता है, वेदर ही इज टाइड अप विद द नॉट और नॉट, एक थ्रेड से, एक रस्से, मोटे रस्से से बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है उसको? अगर वो रस्सा टूट गया तो वो क्या होगा? अगर एक उसको फोर्स, एक झटका लगा तो इट विल रिमेन इन दैट स्टेट। इज दैट क्लियर और नॉट? स्टेट ऑफ मोशन, वो जाते रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। इसके लिए उसके पीछे बैक कैरी होती है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो प्रेस करेगा ना, ऐसा आवाज आता है, उसमें से देखो एक फोर्स अप्लाई होता है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है? खुद को डाइवर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर वो बैग उसके पास नहीं होता, या तो आप स्पेस में हो और आपके पास वो बैग नहीं है जो एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करता है, और आपको मैंने वहां पे जाके छोड़ दिया, तो क्या होगा? और मैंने हल्का सा पुश दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे? कहीं पे रुकोगे ऑन इट्स ओन। अ बॉडी डज नॉट, मतलब बॉडी है आपका, वो खुद रुकने की कोशिश कर पाएगा? तो आंसर इज नहीं। मतलब वही स्टेटमेंट दिया, द बॉडी डज नॉट एंड कैन नॉट चेंज ऑफ इट्स ओन इट्स स्टेडी स्टेट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया कि बाउंस गया? इज दैट क्लियर? तो ये कंसीडर आपको करना होगा, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। गॉट इट और नॉट? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया मीन्स टू अपोज द चेंज। इसका मतलब ये भी होता है कि इनर्शिया मतलब क्या? मैं अपना स्टेट चेंज नहीं करूंगा, मैं अपोज करूंगा चेंज को, इसलिए इनर्शिया मीन्स टू अपोज द व्हाट? चेंज। द मास ऑफ द बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मास ऑफ द बॉडी इज डैश measure of its inertia. Out of the two given object, the one with a greater mass is said to have greater inertia also. Hope so. ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए यहाँ तक? क्लियर रिगार्डिंग विच क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, इनर्शिया। गॉट इट? नाउ बैक टू दिस पॉइंट, फोर्स जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। न्यूटन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो न्यूटन ने 3 अच्छे लॉ दिए हमें, और एक भी लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ जो चैप्टर नंबर 8 में आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग विद मोशन, तो हम लोग का मेन कंसर्न होगा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी, a stationary body remains stationary and a body in its motion continues to move with a constant velocity. Everybody know this thing? या फिर दूसरे तरीके से भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड इफ इट इज एक्ट अपॉन बाय एंड रिजल्टन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इज दैट क्लियर? रिजल्टन एक्सटर्नल, मैं स्पेसिफाई बहुत अच्छी तरह से करता हूं, रिजल्टन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मोर टू बी प्रिसाइज। इज दैट क्लियर? ये सब जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, इज दैट क्लियर? ये आगे जाके यही चैप्टर में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक का नाम होगा FBD। FBD मतलब
फ्री बॉडी डायग्राम, जहां पे हम एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस को कंक्लूड करेंगे और उसमें से उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे. इज दैट क्लियर और नॉट? फर्स्ट लॉ क्या है? एज लॉन्ग एज नो रिजल्टेंट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी, अ स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी एंड अ बॉडी इन इट्स मोशन कंटिन्यूस टू मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. गॉट इट और नॉट? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग अदर देन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. Is that clear? Of a body is equal to the resultant external force acting on it, and this change is in the direction of the what? Force. Is that clear? तो second इसमें उन्होंने force को define किया, that is vector F is equal to delta vector P by delta T. The time rate of change of momentum. Change of momentum मतलब delta P. अभी momentum क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा. एग्जैक्टली एज 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मोमेंटम के बारे में. दैट इज वेक्टर पी कैन बी रिटन एज एम वेक्टर वी. यस और नो? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन स्टैंडर्ड 9th. नाउ वंस अगेन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एंड दिस चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट? फोर्स. अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरीबडी नो, पता है ना? वो तो सबसे अच्छी तरह से याद रहता है. सर, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इज दैट क्लियर? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. चाहे बाकी के फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ याद ना रहे, बट थर्ड लॉ तो बचपन से सबको याद है. दैट इज नथिंग अदर देन विच वन? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जो आप सोच रहे हो गलत है. इज दैट क्लियर और नॉट? ये डेफिनेशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ किस तरह हम डिस्कस करते हैं वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी फिलहाल उसके स्टेटमेंट याद रखो. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अभी बैक टू दिस पॉइंट. जैसे मैंने कहा मोमेंटम की बात करूं मैं, तो मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई विच वैल्यू? वेक्टर पी. और ये कौन सा क्वांटिटी है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है. मोमेंटम इज नथिंग अदर देन डैश प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. यस और नो? अभी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? सपोज आप एक कंसिडर करो, आप यहां पे सामने खड़े हो, ठीक है? मैंने आपको एक चैलेंज दिया कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट आ रहा है and it is moving with a velocity of how much? 1 meter per second. ओके, आपको उसको रोकना है. आपको उसको क्या करना है? रोकना है. फर्स्ट केस ये, या तो फिर कुछ इस तरह कंसिडर करो. मैंने ये कहा ओके चलो ना ये कंसिडर करो. दूसरा एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने आएगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ सपोज 0.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? तो मैंने आपको बोला कि दोनों में से कौन सा व्हीकल, किसको आप रोक पाओगे, कौन से ऑब्जेक्ट को रोक पाओगे? और मैंने ये बोला कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रोक पाओगे तो मैं आपको, इज दैट क्लियर, 1 लाख रुपीज़ दूंगा. 1 लाख. हाँ, 1 के पीछे कितने जीरो होते हैं? वेदर एनीबडी एक्सेप्ट दिस चैलेंज और नॉट? कर रहे हो एक्सेप्ट? कर लो, चलो मजा आएगा. एनीबडी श्योर? कर लो 1 लाख डेफिनेटली. चलो, मैं आपकी जगह पे मैं होता ना तो मैं ना बोल देता. इज दैट क्लियर? क्यों ना बोल देता? उसका रीज़न है, भले वेलोसिटी कम है, बट मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता कि सर सामने आ क्या रहा है? यहाँ पे साइकिल और यहाँ पे ट्रेन. अभी सोचो, मैं आपकी जगह पे होता ना तो यहाँ से गायब हो जाता, मिस्टर इंडिया बन जाता. टचक करके क्या बन जाता मैं? मिस्टर इंडिया. पागल हूँ ट्रेन के सामने खड़े रहने के लिए और उसको रोकने के लिए? भले ना 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. इज दैट क्लियर? बट वेदर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप अ ट्रेन? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इज दैट क्लियर और नॉट? फॉर अ सिंगल पर्सन. क्लियर और नॉट? बट यहाँ पे साइकिल रोकने की बात की तो
मगर साइकिल के लिए ये नहीं था ना, ये दोनों केस के लिए था। चलो गया, चांस दिया था जीतने के लिए। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी कोई भी एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का हम वेलोसिटी देखेंगे कि मोमेंटम देखेंगे, तो योर आंसर विल बी मोमेंटम। इज दैट क्लियर और नॉट? इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे, विच डेवलप व्हाट? फोर्स। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे जब मोमेंटम की बात की जाए तो उसका स्केलर क्वांटिटी P इज इक्वल टू mv लिख सकता हूँ। उसका SI यूनिट एवरीबडी नो, मास इज रिप्रेजेंट बाय kg। इसको क्या लिखूंगा? मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट्स, कोई क्वेरी? अभी सिंपल टॉपिक है। अभी वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक विच वैल्यू? फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू डैश डेल्टा वेक्टर P by delta t. Now instantaneous, तो वेक्टर F is equal to applying dash limit delta t tends to 0 delta vector P by delta t लिख सकता हूँ। That means vector F can be represented as which value? d by dt of vector P. Got it or not? Now since as everybody know vector P can be written as m into which value? Mass into velocity. तो vector F can be written as d by dt of mass into which value? Velocity. Mass is a which kind of a value? Constant. तो differentiation of velocity, that is the rate of change of velocity, is nothing other than dash. तो आपने बचपन में पढ़ा है d by dt of vector v is equal to dash vector a or not? तो f can be written as dash mass into acceleration. Very true or false? ये फॉर्मूला सबको याद रहता है? ये फॉर्मूला नॉर्मली किसी को याद रहता नहीं है। दैट इज एक्चुअल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कभी भी मैं ये पूछता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो डायरेक्टली स्टूडेंट मुझे ये स्टेट करते हैं कि सर F इज इक्वल टू ma, तो मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ नहीं बका, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है आपको कौन से फॉर्मेट में याद रखना है? d बाई डी टी ऑफ p के फॉर्मेट में, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम। क्लियर और नॉट? अभी सिंपल सा रूल वंस अगेन, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वेक्टर P अगर मैं ये कंसिडर करूँ तो इट कैन बी अलोंग x एक्सिस, इट कैन बी अलोंग y एक्सिस, इट कैन बी अलोंग डैश z एक्सिस। मोमेंटम कैन अलोंग बी अलोंग विच एक्सिस? x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इज दैट क्लियर? क्योंकि उससे उसका रिलेशन, मोमेंटम का रिलेशन वेलोसिटी के साथ में है, वेक्टर के साथ में, तो ये भी अलोंग x, y और z हो सकता है। तो आंसर इज वेरी यस। इज दैट क्लियर और नॉट? होप सो यहाँ पे समझ में ये सारे पॉइंट्स आए। तो मतलब अगर मैं ये बोलना गलत तो नहीं होगा ना? फोर्स एक्टिंग अलोंग x कैन बी रिटन एज डैश d by dt ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस एंड मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। सब कुछ को रिलेट कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो इसके कंपोनेंट्स वैसे ही फोर्स एक्टिंग अलोंग y कैन बी रिटन एज डैश d by dt ऑफ momentum along y axis, time rate of change of momentum along y axis, mass into acceleration along y axis. F of z can be written as dash d by dt of which value? pz is equal to mass into acceleration along which axis? z axis. तो हम सारे टर्म्स इसको डिफाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम फोर्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो फोर्स को SI यूनिट से रिलेटेड क्या आएगा? तो फोर्स का SI यूनिट रिलेटेड क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एवरीबडी नो kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। येस और नो? इन द ऑनर ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, आप उसको क्या लिख सकते हो? 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर को 1 न्यूटन इस तरह लिख सकते हो, या तो फिर 1 कैपिटल N। जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखने की इच्छा हो तो स्मॉल लेटर में लिखना उसका SI यूनिट, और जब उसको बोल्ड में लिखना है कैपिटल लेटर में तो सिंपल सा खाली एक साइन, उसका स्टार्टिंग वर्ड इनिशियल्स N, that is Newton only. तो whether I can say it is nothing other than 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये उसका SI यूनिट हुआ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी अगर मुझे 1 न्यूटन CGS में बताना है तो व्हाट विल बी इट CGS यूनिट? डाइन। क्या बोल सकता हूँ मैं? डायन नहीं रे, डाइन। यस और नो? श्योर? अभी इसका कन्वर्जन एवरीबडी नो, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। एनीबडी? 10 to the power 5 लिख सकता हूँ? यस और नो? आंसर इज यस। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला वंस अगेन, डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसके ऊपर से ही लिख सकता हूँ, m to the power 1 l to the power 1
t to the power which value -2. Got it or not? तो whether we have described about the what momentum and force. कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? श्योर एवरीवन? क्लियर हुआ? ओके, अल्टीमेटली यहाँ तक टॉपिक आपका क्लियर हो गया हो तो आगे हम प्रोसीड करें विथ सर्टन एग्जाम्पल्स. अभी कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा डिटेलिंग फोर्स से रिलेटेड. मैं ये बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा थियरी एक्सप्लेन करने से बेटर है जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे ना उससे रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगा तो इट विल बिकम इजी फॉर यू. जैसे कि एक्सेलरेशन को लेके डिस्कस करूंगा, उसका मोमेंटम को लेके डिस्कस करूंगा. कोई चलती हुई ट्रेन है और उसमें ऑब्जेक्ट पकड़ के रखा है मैंने और उसको रिलीज़ किया मैंने. इज दैट क्लियर? तो इट विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ डैश एक्सेलरेशन. उसके पास कौन से एक्सेलरेशन होंगे वो सब जब जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं आज ही सबको थियरी एक्सप्लेन करूंगा ना तो कंटाला आएगा. इज दैट एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट थियोरेटिकल पार्ट इन अ मोर बेटर वे अदर देन न्यूमेरिकल. तो एक बार न्यूमेरिकल को समझाऊंगा तो उसके साथ साथ में प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि मैं एक्सेलरेशन क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है. एक्सेलरेशन डज नॉट हैव इट्स ओन मेमोरी, या तो प्रीवियस मेमोरी उसके पास नहीं होती है. ये बड़े बड़े शब्द कैसे गिरेंगे, बॉम्ब गिरेंगे एटम बॉम्ब की तरह. इट इज़ बेटर वी विल प्रोसीड इन स्टेप बाय स्टेप मैनर. अंडरस्टूड और नॉट? चलो पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. दैट इज नथिंग अदर देन अ बॉडी ऑफ मास गिवन एज हाउ मच 40 kg moving in a straight, moving in a which path? Straight line on a smooth horizontal surface. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी स्मूथ वर्ड यूज किया जाए तो वो सरफेस कैसा होगा? फ्रिक्शनलेस होगा. कैसा होगा? फ्रिक्शनलेस. अभी जब फ्रिक्शनलेस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा नहीं. तो हम लोग आइडियल कंडीशन कंसीडर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सरफेस पे मूव कर रहा है, इज दैट क्लियर? एंड दैट टू व्हाट? फ्रिक्शनलेस. मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्ट हो रहा है वो 0 न्यूटन है. ये पहला कंडीशन. इज दैट क्लियर और नॉट? तो बॉडी ऑफ मास 40 kg इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. वेलोसिटी डिक्रीजेस. अभी वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मच? 6 सेकेंड. कितने सेकेंड पे? 6 सेकेंड. हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रैवल ड्यूरिंग दैट टाइम? इज दैट क्लियर? ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब ये टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया होगा. इज दैट क्लियर? अभी बट ऑब्वियस है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें क्या कंसीडर करना है वो समझ लो. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल. अभी मेरे को ये बात बताओ, वेदर द ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग विथ सर्टन इनिशियल वेलोसिटी. आंसर इज येस. वेदर उसकी वेलोसिटी ड्यू टू सर्टन रीजन गॉट डिक्रीज्ड और नॉट? येस. इन अ टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मेनी सेकेंड? 6 सेकेंड. अभी मुझे ये कौन सी टाइप का मोशन हुआ? तो वेदर कैन से इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दैट टू व्हाट? एनीबडी? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, डी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन. आंसर इज येस. बट हम जनरल केस का फॉर्मूला लेंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x. ट्रू और नॉट? ट्रू. फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, बट एक्सेलरेशन पता नहीं है. और मुझे कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है? x. मतलब इन शॉर्ट x इज इक्वल टू विच वैल्यू? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई विच वैल्यू? 2a. आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अभी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ में है? एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ में है? a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. पढ़ सकते हो? यस और नो? व्हाट इज डेल्टा वी? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन विच वैल्यू? अपॉन विच वैल्यू? डेल्टा टी. व्हाट इज फाइनल वैल्यू? देखो फाइनल कितना है? 2 माइनस इनिशियल कितना है? 5. तो अल्टीमेटली अपॉन कितना आएगा? 6. तो इट कम्स आउट टू बी डैश -3/6 1/2. 1/2 मतलब acceleration can be written as dash -0.5 meter per second square. True or false? True. Clear or not? So whether I can substitute this value in this equation? Answer is yes. So therefore equation number
2, तो 2 का यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू डैश वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर बाय 2 इंटू विच वैल्यू 0.5 और माइनस साइन तो यहाँ पे आएगा ही, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 25 बाय -1, यस और नो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना मिलेगा -21 बाय -1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो x इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा 21 मीटर। गॉट इट और नॉट। तो x इज इक्वल टू मुझे कितना मिला 21 मीटर। सिंपल सा था, प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में से ही हमने डिराइव किया था। अभी आप बोलोगे सर फिर मास क्यों दिया है, हाँ या नहीं, ये न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है आपको, मास दिया गया है। तो आप मास को किस तरह सॉल्व कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल को मास के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर इज यस। आप पहला इनिशियल मोमेंटम ये केस में फाइंड आउट करो, यहाँ पे आप फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करो। अभी इनिशियल मोमेंटम आपको अगर फाइंड आउट करना है अदर वे राउंड, तो मास इंटू इट्स वेलोसिटी दैट इज 40 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो इट कम्स आउट टू बी डैश 200 मोमेंटम है kg मीटर सेकेंड इनवर्स। फाइनल मोमेंटम आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी दैट कम्स आउट टू बी डैश, मास कितना है आपके पास 40 और ये वैल्यू कितना है 2, तो कितना मिलेगा आपको 80 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, यस और नो। अभी फोर्स से रिलेटेड है, तो F इज इक्वल टू डैश डेल्टा वेक्टर P बाय डेल्टा T दैट कम्स आउट टू बी डैश फाइनल माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन विच वैल्यू डेल्टा T। फाइनल मोमेंटम कितना है देखो 80, इनिशियल मोमेंटम कितना है 200 इन अ टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मच 6, तो आपको सबको पता होना चाहिए 200 माइनस 80, तो इट कम्स आउट टू बी डैश 120, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 120 दैट टू व्हाट माइनस बाय विच वैल्यू 6 2 ज़ार 12 20, तो मुझे यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ दैट इज -20 न्यूटन। नेगेटिव साइन इन फिजिक्स क्या इंडिकेट करता है फोर्स में, तो ये कौन से टाइप का फोर्स है, रिटार्डेड फोर्स। कौन से टाइप का फोर्स है, कौन से टाइप का फोर्स है, रिटार्डेड फोर्स, यस और नो। अभी इसमें मुझे अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो फोर्स के बदले क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -20, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज -20 बाय m, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज -20 बाय मास कितना दिया है 40 दिया है, 0 0 गेट कैंसिल, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन मुझे कितना मिलेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो वेदर आई हैव गॉट द एक्सेलरेशन सेम और डिफरेंट, तो आप ये मेथड यूज़ करो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 5th, इज दैट, या फिर ये मेथड यूज़ करो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3, इज दैट क्लियर और नॉट। मैंने मास को लेके यहाँ पे फोर्स को टर्म्स में सॉल्व किया, ये मेथड से भी देखो एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, यही एक्सेलरेशन आप ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको फाइनल आंसर आउटकम कितना मिलेगा 21 ही मिलेगा। तो देयर आर मेनी वेज, इज दैट क्लियर। जैसे जैसे आप अंदर एंटर करोगे फिजिक्स में, वैसे वैसे आपको मेथड्स मिलेंगे, इज दैट क्लियर, कि सर ये मेथड से भी कर सकते हो, ये मेथड से भी कर सकते हो, येस देयर आर मेनी मेथड्स, बट मैंने कहा ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग ये स्टेज में ना बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, जेई मेंस तक, जेई एडवांस तक, नीट तक चले जाते हो। मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नो डाउट यू आर टैलेंटेड ही, इज दैट क्लियर, आपको सब कुछ आएगा और सब कुछ आता है, बट कभी कभी क्या होता है पता है, कोई चीज़ हरी अप करने में ना, इज दैट क्लियर, कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल पुअर रह जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाने दो, चैप्टर नंबर 4 हो जाने दो, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, इज दैट क्लियर। ये चैप्टर्स कैसे पता है, एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। बाद में आपको ऐसा पता चलेगा कि जैसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे ना, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ओरली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस मत करो, आपके पास प्रैक्टिस है, जेई के मेंस के एग्जाम्पल्स, आप प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो यू शुडंट लूज होप कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, आप ही हो, इज दैट क्लियर, जो सब कुछ कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली,
आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, बट बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज, आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है अभी तक वो चैप्टर से रिलेटेड या मैकेनिक्स को लेकर रिलेटेड, तो आप रोटेशनल मोशन तक आप बेयर करो, आप देखो कि आप सीख रहे हो अभी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आप धीरे धीरे एंटर करोगे। अगर सपोज आप जेई मेंस के एग्जांपल्स कर रहे हो, तो अगर 15 एग्जांपल्स आप कर रहे हो तो उसमें से 7-8 नहीं आए तो डोंट गेट डिप्रेस कि यार मेरे को नहीं आता है, ऐसा नहीं है। उसके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जो अभी तक चैप्टर आपने पढ़े नहीं वहां पे लाई करते होंगे। इस दैट मैं चैप्टर नंबर 2 का ही एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें चैप्टर नंबर 2 में ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, विस्कोसिटी, बॉम्ब गिरा ना, विस्कोसिटी आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक। विस्कोसिटी कहाँ पे आएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। अंडरस्टैंड और नॉट? तो वहाँ पे स्टूडेंट है ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि हमको फिजिक्स आएगा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ आएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर? बट कुछ एग्जाम्पल, कुछ नए नए वर्ड्स आते हैं तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ये मत सोचो कि आपको नहीं आएगा, आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बेस्ट दे दिया, विस्कोसिटी, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी, सब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल ऐसा था कि अ स्टोन इज ड्रॉप ओके फ्रॉम अ सर्टन हाइट, पानी में गिरा। अभी आपने सिर्फ फ्री फॉल बताया, अभी ऊपर जो पर्सन खड़ा है और क्वेश्चन पूछ लिया, वो कब सुनेगा? इज दैट क्लियर? तो सब स्टूडेंट्स ये सोचते कि खाली ऑब्जेक्ट नीचे गिरा उतना ही टाइम कैलकुलेट करते, बट ऊपर का टाइम कौन कैलकुलेट करेगा? बट वो नहीं है आपके पास नॉलेज में। वेलोसिटी ऑफ अ साउंड, क्योंकि आवाज नीचे से ऊपर आएगी ना, पानी में गिरने के बाद ऊपर आएगी, तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। इज दैट क्लियर? तो वो अभी तक कंटेंट नहीं आया है आपके पास, इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? ये सर आइजैक न्यूटन, ये सब हमारे तुम्हारे जैसे ही थे जिसने ये सब लिखा हुआ है, तो हम भी उसको इजीली कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट थोड़ा सा टाइम चाहिए, बट प्रैक्टिस करते रहो। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल सॉल्व करो, मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए एक्स्ट्रा तो मेरे लिंक में आप देखो, एक मैंने ऐप दिया हुआ है, हमारा खुद का ऐप है, वो ऐप पे जाके क्लिक करो तो आपको पीडीएफ बहुत सारी मिलेगी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो आप गो थ्रू करोगे और आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसमें साइन इन करो तो एक्स्ट्रा जितना भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। अंडरस्टूड और नॉट? होप सो यहाँ तक समझ में आया। एंड माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू। डोंट लूज होप, you are the best and you are going to do that thing. Is that you are going to qualify each and everything in life? होगा होगा और होगा, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? एंजॉय।